हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की प्रायद्वीपीय नदियों को। अगली वीडियो में हमने गंगा नदी तंत्र को कवर किया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे नए चैनल का सपोर्ट करिएगा। अगर वीडियो आपको ना अच्छी लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब करने की दूर बात रहेगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पहली वीडियो में हमने क्या कवर किया था। पहली वीडियो में सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कवर किया था, और दूसरी वीडियो में हमने गंगा नदी तंत्र को कवर किया, और इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय नदियों को कवर करेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके आगे हम समझ लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालयी नदियों में अंतर क्या होता है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्यतः क्या होती हैं, मौसमी होती हैं। इसमें मुख्य स्रोत जो होता है तो वर्षा का जल होता है। इसमें गर्मियों के समय में जो होता है जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। इस प्रकार नदियाँ गर्मियों के समय में ये नदियाँ सूख जाती हैं। और हिमालयी नदियों का उद्गम ही हिमालय से होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो होती हैं वर्षवाहिनी होती हैं, यानी कि इसमें वर्षा का जल अगर नहीं भी होगा तो जल का अभाव नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें पूरी वर्ष पानी रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल का स्रोत जो होता है ग्लेशियर होता है, और वर्षा का जल ग्लेशियर यानी जिसे हम बर्फ कहते हैं। गर्मी के टाइम में भी ग्लेशियर जो होते हैं पिघलते रहते हैं, जिसमें जल का अभाव नहीं हो पाता है। और जब वर्षा का जल आ जाता है, यानी कि जब वर्षा हो जाती है, तब कहीं कहीं आपने सुना ही भी होगा कि बाढ़ आ जाती है। तो हिमालयी नदियों से बाढ़ भी आ जाती है। तो उसके आगे हम समझ लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ को पढ़ रहे हैं तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, इसे हम समझ लेते हैं। तो प्रायद्वीप हमारा वो भाग होता है जिसका 3 ओर से जो भाग होता है वो समुद्र के जल से घिरा होता है, और एक छोर जो होता है वह स्थल से घिरा होता है। उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप यही हमने यहाँ पर लिख रखा है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। जैसे प्रायद्वीप भूमि का वह भाग है जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ से मुख्यतः भूमि से जुड़ा होता है। वैसे खाड़ी किसे कहते हैं। खाड़ी जो होती है वो प्रायद्वीप की उल्टा होती है, यानी कि यहाँ पर जो था थल पानी से घिरा हुआ था, और यहाँ पर थल से जल घिरा होता है। यहाँ पर 3 ओर से थल से जल घिरा होता है, और एक छोर से समुद्र का जल मिला होता है। तो वह भाग हमारा खाड़ी कहलाती है। जैसे बंगाल की खाड़ी, खम्पात की खाड़ी, ये हमारी खाड़ियाँ हो गई। तो इसके आगे हम समझ लेते हैं। इसके आगे दक्षिण भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, जो कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो हैं साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, सारावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा, ये हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो बंगाल की खाड़ी, यानी कि खाड़ी को अभी हमने समझा। खाड़ी किसे कहते हैं, समुद्र जल का वह भाग जिसका भाग 3 ओर से स्थल से घिरा हो, थल से घिरा हो, और एक छोर समुद्र के जल से मिला हो, वह हमारी खाड़ी कहलाती है।
तो खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, केहड़ा, कावेरी, पन्नार, वैगई और ताम्रपाणी। तो ये 11 नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को। बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले हम दामोदर नदी को देखेंगे। तो दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है, जो कि झारखंड में है। इसके बहाव क्षेत्र की अगर बात की जाए तो झारखंड से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, फिर ये बंगाल की खाड़ी में। इसके पहले इसकी विशेषता को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दामोदर नदी झारखंड से मिलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से जाकर मिल जाती है। तो हुगली नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो याद रखिएगा। इसके आगे है स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रांची के पठार से, जो कि कहाँ पर है? झारखंड। तो इसका बहाव क्षेत्र कौन सा है? तो यह सबसे पहले झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। उसके बाद आती है हमारी वैतरणी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? क्योंझर पठार, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसका बहाव क्षेत्र उड़ीसा से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ही है, यानी कि उड़ीसा से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। यहाँ से हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट को हल कर रहे हैं, याद रखिएगा। इन नदियों से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम इनके उद्गम और संगम की बात कर रहे हैं। वेरी मोस्ट नदियाँ जब आएंगी तो हम आपको बताते चलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। तो हम इसके आगे देख चुके हैं दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और वैतरणी नदी। इसके आगे हमारी आती है ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो शंख नदी और कोयल नदी, ये दो नदियाँ अलग अलग हैं। ये जाकर जब राउरकेला में मिलती हैं, राउरकेला स्थान पर, इसके आगे ये नदी जो चलती है, इसके आगे ये नदी हमारी ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। इसकी विशेषता वही यहाँ पर लिखी है। झारखंड में आने वाली दो नदियाँ शंख और कोयल नदी उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती हैं, वहीं से यह ब्राह्मणी नदी कहलाती है और आखिर में जाकर वैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वैतरणी नदी का, क्योंकि ये दो नदियों के मिलने से इसका संगम कहाँ पर होता है? राउरकेला में। तो इसे याद रखिएगा। इसके आगे है हमारी महानदी। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंघावा पहाड़ी, जो कि कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इसका बहाव क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यह छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में प्रवेश करती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखेंगे, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद रखिएगा। उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। कहाँ पर बनाती है? कटक शहर में, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में। और दूसरा पॉइंट है हमारा तेज नदी और जोंक नदी, इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये भी याद रखिएगा। तेल नदी और जोंक नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी? महानदी की। अब इसके आगे देखेंगे गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर से, जो कि नासिक में पड़ता है, और महाराष्ट्र
राज्य में। इसके बहाव क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यह महाराष्ट्र से फिर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इसकी विशेषता वेरी मोस्ट है, इन्हें याद रखिएगा। तो पहली विशेषता है इसकी, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी दूसरी विशेषता है, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण भारत की, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, इसे याद रखिएगा। और तीसरा हमारा पॉइंट है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है तो गोदावरी है। तो इसके पहले हमने सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? तो गंगा थी, इसे हमने याद किया था। तो तीसरा हमारा पॉइंट हो गया। फिर चौथा पॉइंट क्या है हमारा? इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके 3 नाम हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। अब 5वां पॉइंट है हमारा, नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो नासिक कहाँ पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। तो इसके आगे हम देख लेते हैं गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ। तो बाएं से मिलने वाली सहायक नदियाँ, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो त्र्यंबकेश्वर से हुआ है। तो यहाँ से बाएं से मिलने वाली नदी एक है पूर्णा नदी। पूर्णा नदी गोदावरी नदी की सबसे पहली सहायक नदी है। इसके आगे है पेनगंगा और वर्धा। जब ये 2 नदियाँ आकर आगे थोड़ा मिलती हैं तो वहाँ से एक नदी बन जाती है, और उसके आगे वैनगंगा। ये 3 नदियाँ आकर मिलती हैं, तब ये गंगा प्राणहिता कहलाती है। तो इसके आगे प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। वैनगंगा और वर्धा और पेनगंगा ये भी इसकी सहायक नदी मानी जाएंगी, क्योंकि ये भी आकर किस में मिल रही हैं? गोदावरी नदी में। इसके आगे है इंद्रावती। इंद्रावती भी हमारी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और सबरी नदी भी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ये हमारी सारी नदियाँ हो गई बाएं से मिलने वाली। एकमात्र ऐसी नदी है जो दाएं से आकर मिलती है, गोदावरी नदी की है अंजीरा नदी, एकमात्र नदी है जो दाएं से आकर मिलती है। ये वेरी मोस्ट है, इन्हें याद रखिएगा। गोदावरी नदी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसे ज़रूर याद रखिएगा। गोदावरी नदी के आगे आ जाती है हमारी कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से पश्चिमी घाट में जो कि है, और किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। ये गोदावरी नदी भी हमारी कहाँ से निकली थी? महाराष्ट्र से, याद रखिएगा। इसके आगे इसके बहाव क्षेत्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र से ये कर्नाटक में पहुँचती है, कर्नाटक से तेलंगाना में, और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में, और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। या ये भी नदी वेरी मोस्ट है, इसे भी याद रखिएगा। इसकी विशेषता क्या है? यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। किसकी? इसके आगे दूसरा पॉइंट है हमारा, कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। हैदरा नदी, अगला पॉइंट है हमारा, कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। कोयना महाराष्ट्र का जीवन धारा कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा।
आगे है हमारा हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद? मूसी नदी के तट पर। अगला पॉइंट है हमारा आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा जो बनता है वो किस नदी से बनता है? कृष्णा नदी से। इसे भी याद रखिएगा, ये भी वेरी मोस्ट है, इसे सही से पढ़िएगा। इसके आगे इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो कौन सी हैं? तो ये महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। बाएं से मिलने वाली भीमा और मूसी, ये दो नदियां हैं बाएं से मिलने वाली, और दाएं से मिलने वाली कोयना, घाट प्रथा और माल प्रथा और तुंग और भद्रा, ये आगे नदियाँ जाकर जब दो नदियों का संगम होता है तो आगे ये नदी जो कहलाती है तुंगभद्रा। इसके आगे जो नदी आएगी उसका उद्गम और संगम देखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा मोस्ट नहीं है और आगे बढ़ जाएंगे। अब कृष्णा नदी के आगे हम पढ़ेंगे पन्नार नदी। ये ज़्यादा मोस्ट नहीं है इसलिए इसका उद्गम और संगम देखेंगे। तो पन्नार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक के कोलार से। और इसका बहाव क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कर्नाटक से आंध्र प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में। और इसके आगे है हमारी कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है जो कि कर्नाटक राज्य में है। इसके बहाव की क्षेत्र की बात की जाए तो कर्नाटक, तमिलनाडु, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके आगे इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। याद रखिएगा, एकमात्र सदाबहार नदी है। कौन सी? कावेरी नदी। क्योंकि इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है इसलिए इसे सदाबहार नदी भी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट है हमारा, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। ये याद रखिएगा, वेरी मोस्ट है। इसके आगे बैगई नदी। बैगई नदी से सिर्फ यही पूछा जाता है बैगई नदी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और मदुरै शहर बैगई नदी के तट पर है, ये भी याद रखिएगा। और ताम्रपाणी तमिलनाडु, इसका तमिलनाडु से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है, ये भी याद रखिएगा। ये ज़्यादा मोस्ट नहीं है वैसे, फिर भी याद रखिएगा। इसके आगे यहाँ से हमारा बंगाल की खाड़ियाँ ख़त्म होती हैं। अब इसके आगे हम अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ सबसे पहले है लूनी नदी। तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पहाड़ी से, जो कि अजमेर में है। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में पड़ता है। इसके बहाव क्षेत्र की अगर बात की जाए तो राजस्थान से गुजरात और गुजरात के कच्छ से यह विलुप्त हो जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर इसकी विशेषता में ये लिखा है यह नदी गुजरात के कच्छ में विलुप्त हो जाती है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस नदी को मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है क्योंकि मरुस्थल क्षेत्र से बहने वाली यह नदी है, इसलिए इसे मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है। इसके आगे है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर जिले में अरावली पहाड़ी से होता है। जहाँ पर लूनी नदी का उद्गम जहाँ से होता है वहाँ से इस नदी का भी उद्गम होता है, याद रखिएगा। ये कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है कि अरावली पहाड़ी कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में है, ये पॉइंट पूछ लिया जाता है। तो इसके आगे इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान से ये गुजरात में, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ से एक पॉइंट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर स्थित हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसके आगे आ जाती है माही नदी। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके बहाव क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश से राजस्थान,
फिर गुजरात, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी विशेषता क्या है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यही बनता है। अब आगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से होता है, जो कि ये भी मध्य प्रदेश में है। इसके बहाव क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छा, इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन धारा भी कहा जाता है। अच्छा, जीवन धारा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर मध्य प्रदेश में जो है इसका 87% भाग बहता है मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन धारा भी कहा जाता है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तीसरा पॉइंट है, जो नदी मुख एचुएरी का निर्माण कराती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। आगे है, विंध्या एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। कहने का मतलब है सतपुड़ा पर्वत और विंध्या पर्वत के मध्य बीच से बहती है। नर्मदा और सोन ऐसी नदियां हैं जो एक ही स्थान अमरकंटक से निकलती हैं और विपरीत दिशा में बहती हैं। यानी कि अमरकंटक से निकलती हैं, एक नदी इधर को आती है और एक नदी इधर को जाती है। अगला पॉइंट है हमारा, मध्य प्रदेश का जलनपुर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि डेटा नहीं बचेगा, बड़ी वीडियो हो जाएगी। आगे है हमारी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। इसके बहाव क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। और इसकी विशेषता, यह भी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। वीडियो लंबी हो जाएगी, वरना भ्रंश घाटी को हम समझा देते, 1.5 GB डेटा में पूरा नहीं हो पाएगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे है हमारी मांडवी नदी। मांडवी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से पश्चिमी घाट से होता है। तो इसके बहाव क्षेत्र गोवा, कर्नाटक से गोवा, फिर जाकर अरब सागर में यह नदी गिर जाती है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। ये मांडवी नदी के तट पर स्थित है। पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। आगे है जुआरी नदी। जुआरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोवा से और जाकर अरब सागर में गिर जाती है। तो इसके आगे आ जाते हैं साबरमती नदी और गंगावेली नदी। तो ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? कर्नाटक से, जो कि अरब सागर में जा मिलती हैं। तो ये हम दो करके रिलेट करके ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो कर्नाटक में शराब पिएंगे गंगा पर, तो इससे शराब पिएंगे साबरमती और गंगा पर गंगावेली नदी। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिएगा। दूसरी है पेरियार नदी और भरतपुजा नदी। तो ये पेरियार नदी केरल से निकलती है और ये भी अरब सागर में जाकर मिलती है। क्या करेंगे? तो पेरियार नदी और भरतपुजा तमिलनाडु, याद रखिएगा। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी कर दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया है और वो क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट भी नहीं था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर नहीं अच्छी लगी ये वीडियो तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी ना करें प्लीज़। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।